Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and we are back with lecture 2 of tribal communities, which is chapter 7 of our history. ठीक है, तो let's continue the chapter. Last हम पढ़ रहे थे lifestyle of tribal people, life of the tribal people हम पढ़ रहे थे. वहाँ पे हमने artisans तक पढ़ा था. Artisans कौन थे? Artisans were the people who would exchange their craft work for agricultural products or and other necessities. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए वो अपने क्राफ्ट्स को एक्सचेंज कर लेते थे. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेस्टोरलिस्ट एंड कैटल हर्डर्स. तो पेस्टोरलिस्ट्स वो लोग होते हैं जो कि कैटल शीप या एनिमल्स को शीप गोट इन ऐसे एनिमल्स को हर्ट करते हैं. सो दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स. द पेस्टोरलिस्ट एंड कैटल हर्डर्स थे वो मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर along with their animals. They lived on milk and other pastoral products. मिल्क और अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे वो. और एंड समटाइम्स दे ऑल्सो यूज टू एक्सचेंज द आइटम्स such as wool and butter with settled agriculturalists for grain, cloth and other products. तो जो settled agriculturalists होते थे उनसे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लेते थे. सेम वही बात है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सिस्टम था पहले के समय पे ड्यूरिंग द मिडाइवल टाइम्स. तो इस सिस्टम में क्या होता था, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लिया जाता था. जिस भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बदले किसी और चीज़ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने प्रोडक्ट को बार्गेन एक्सचेंज कर लेता था सामने वाले पर्सन से जिसके पास उनके रिक्वायरमेंट की चीज़ होती थी. दिस सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. तो ये सिस्टम उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था. तो जो पेस्टोरलिस्ट होते थे वो अपने प्रोडक्ट्स के बदले एग्रीकल्चरलिस्ट से ग्रेन्स ले लिया करते थे. Many of the pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses as well. कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स जो थी वो एनिमल्स को पालते भी थे प्लस उन्हें सेल भी करते थे. किन किन एनिमल्स को सेल करते थे? कैटल को या फिर हॉर्सेस को. फेमस पेस्टोरल ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो जाट एंड गुज्जर्स वर ट्राइब्स who settled down to become cultivators. जाट एंड गुज्जर्स कुछ दो ऐसी ट्राइब्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिन्होंने अपना पेस्टोरलिस्ट वाला जो वर्क था उसको ख़त्म करा एंड दे सेटल डाउन टू बिकम कल्टिवेटर्स एंड लैंड ओनर्स ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड. मिडाइवल पीरियड के दौरान जाट और गुज्जर्स ने अपना जो पेस्टोरलिस्ट वाला काम था वो छोड़ दिया और एंड दे बिकेम कल्टिवेटर्स एंड लैंड ओनर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ट्रेडर नोमैड्स. ट्रेडर नोमैड्स वो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं प्लस दे ट्रेड बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किस तरह से ट्रेड करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडर नोमैड ट्राइब है जो कि कोटा में अभी प्रेजेंट है तो वो कोटा से सामान लेके बूंदी में या बारा में जाके सेल कर देगी. ठीक है, मेजरली ये जो सामान हुआ करता था वो फूड आइटम्स होते थे. सो ट्रेडर नोमैड्स यूज्ड टू सेल फूड आइटम्स. दे ट्रेडेड मोस्टली फूड स्टफ. तो क्योंकि ये मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दे यूज्ड टू कैरी लार्ज लोड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कैरावन्स. उनकी गाड़ियां हुआ करती थी जिनका नाम था टंडा. ठीक है, वो जो मूविंग व्हीकल्स होते थे जो एनिमल्स कैरी करते थे कारवान्स उनको टंडा कहा जाता था. दे ब्रॉट मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स फ्रॉम द peasants and when then went to the urban centers to sell them. अब ये peasants से अपना मोस्टली सामान खरीदते थे और अर्बन सेंटर्स में उसको सेल करते थे ताकि अच्छा अमाउंट गेन कर सकें. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारा जो कि एक इम्पोर्टेंट ट्राइब थी, ट्रेडर नोमैड्स जो थे उनकी एक इम्पोर्टेंट ट्राइब थी बंजारा जो कि ट्रेडर नोमैड्स थी. एंड अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड द सर्विसेज ऑफ दीज बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स. अलाउद्दीन खिलजी ने सिटी मार्केट्स तक ग्रेन पहुंचाने के लिए बंजारा ट्राइब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया. दे ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी. बंजारा जो थे उन्होंने मुगल आर्मी के लिए भी ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट किए मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान. जब मिलिट्री कैंपेन्स हुआ करते थे तो बंजारा ट्राइब वहाँ तक फूड ग्रेन्स पहुँचा दिया करते थे. नेक्स्ट जो हमारे प्रोफेशन फॉलो करते थे वो थे फोक आर्टिस्ट.
तो मोस्ट ऑफ देम मेड देयर लिविंग बाय एक्टिंग, एंटरटेनिंग एंड परफॉर्मिंग इन डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स। अलग अलग विलेजेस और टाउन्स में जाके वो एक्टिंग करते थे, परफॉर्म करते थे, फोक आर्टिस्ट, ठीक है। बट इनका एक और ग्रुप था जो कि प्रधान्स थे। प्रधान्स एक पोस्ट हुआ करती थी गॉन्ड्स, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि गॉन्ड्स काफ़ी पॉपुलर ट्राइब रही है उस टाइम की। तो प्रधान्स जो थे वो गॉन्ड्स के ऑफिशियल जीनियोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पर एक नई टर्म हमें जानने को मिली है, जीनियोलॉजिस्ट क्या होता है। तो जीनियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि रिकॉर्ड्स कैरी करते हैं किंग्स और उनके किंगडम्स के बारे में। जितने भी किंग्स या किंगडम्स हैं या फिर फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में लिखने वाले, उनके रिकॉर्ड्स को कैरी करने वाले, नॉट लिखने वाले, उनके रिकॉर्ड्स को कैरी करने वाले, उनके ट्राइब में कितने मेंबर्स हुआ करते थे, वहाँ पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ये सारी चीज़ें जीनियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो गॉन्ड्स के जो जीनियोलॉजिस्ट हुआ करते थे उनकी उस पोस्ट का नाम क्या था, प्रधान्स। उनको क्या कहा जाता था, प्रधान्स। ओके, सो दे रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस गॉन लाइन्स ओरली, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। तो ये जो जीनियोलॉजिस्ट थे प्रधान्स, ये ओरली सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। ओरली रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी मशीन में रिकॉर्ड किया जाता था। दे यूज टू मेमोराइज, मतलब वो याद करते थे, पोएम्स की फॉर्म में वो बनाते थे। जो भी मटेरियल हुआ करता था पोएम्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता था उनके बारे में। फॉर एग्जांपल गॉन्ड्स के बारे में अगर बात की जा रही है तो उसे पोएम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था और फिर इस पोएम को मेमोराइज किया जाता था और उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता था फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ताकि उस ट्राइब या फिर उस रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन आगे सभी लोगों को मिलती रहे। अब ट्राइब्स में क्या क्या कल्चरल चेंजेस आए टाइम के साथ, क्योंकि ट्राइब्स इन्हेंस होते, इवॉल्व हो रही थी, उनकी जो तरीके हो रहे थे वो इन्हेंस हो रहे थे, वर्किंग मेथड्स इन्हेंस हो रहे थे। तो जब वो आउटसाइडर्स के कांटेक्ट में आए तो उनमें कुछ कल्चरल चेंजेस भी आए, ऑब्वियसली आने थे, क्योंकि उनके जो पहले के ट्रेडिशंस थे वो चेंज होने लगे, क्योंकि अब वो नए लोगों से मिलने लगे थे। तो ट्राइबल पीपल में कुछ कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिले। तो वो क्या थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल्चरल चेंजेस इन ट्राइब में। तो अर्ली मिडाइवल पीरियड में कई सारी नई कम्युनिटीज़ ऐसी आई जो कि कास्ट सिस्टम का पार्ट बनी विद द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। जैसे जैसे नए किंगडम्स आए तो कास्ट सिस्टम भी इनिशिएट हो गया था और वो आगे ग्रो करता जा रहा था। Several tribal groups moved from their pastoral way of living to settled form of agriculture. कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो कि अपने पेस्टोरल वे ऑफ लिविंग को छोड़कर एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर की फील्ड में आ चुके थे, क्योंकि अब वो सेटल्ड रहना चाहते थे। उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता था, क्योंकि अब उन्हें एक नई चीज़ मिल गई थी कि सेटल्ड एग्रीकल्चर भी एक ऑप्शन है। सो सम ऑफ द पीपल मूव टुवर्ड सेटल्ड एग्रीकल्चर। Hinduism began to absorb certain tribes and gave their deities higher status. अब हिंदुइज्म जो था उसमें कई सारी ट्राइब्स आकर मिलने लगी, मतलब वो हिंदुइज्म को फॉलो करने लगी और हिंदुइज्म ने उन ट्राइब्स को रिस्पेक्ट करते हुए उनके जो गॉड्स थे उनको हायर स्टेटस प्रोवाइड किया, क्योंकि वो ट्राइब्स उनमें मर्ज हो रहे थे, वो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे। तो हिंदुइज्म के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ट्राइबल पीपल के गॉड को हायर स्टेटस प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ, जो हम अभी नाम सुनते हैं जगन्नाथ भगवान का, ही वॉज इनिशियली अ ट्राइबल गॉड बट इट बिकेम द मेन डाइटी ऑफ ओडिया पीपल। Similarly, Cholas had initially a tribal deity, who was Chidambaram. It was their tribal deity from the start as their family god. While जब जो रूलिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वो रूलिंग क्लास बन गए और जो दूसरे बचे हुए थे वो लोअर क्लास आ गए कास्ट सिस्टम में, क्योंकि कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था। कई सारी ट्राइब्स जो थी पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे। Some tribes like Rajputs established states with well-organized administrative system. राजपूत जैसे ट्राइब्स ने स्टेट्स ऑर्गेनाइज कर दिए जिसमें काफ़ी एस्टेब्लिश किए स्टेट्स जिसमें काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और वो पॉलिटिकली पावरफुल बन गए। इसकी वजह से
काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए उनके दूसरे किंगडम्स के साथ जो पहले से एग्जिस्ट करते थे। Now our topic is case study. Case study दो popular famous tribes पे हैं, which is the Gonds and the Ahoms. First of all, we studying about Gonds. तो Gonds जिस region में रहा करते थे उस region को कहा जाता था गोंडवाना. It was also known as गढ़कटंगा. ठीक है, तो उस जगह को गोंडवाना कहा जाता था और गढ़कटंगा भी. गोंडवाना का मतलब है लैंड इनहेबिटेड बाय द गॉन्ड्स. गॉन्ड्स का लैंड मतलब या फिर गॉन्ड्स का इलाका. ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल रीजन था सेंट्रल इंडिया में. इसमें इंडिया में सेंट्रल इंडिया में गोंडवाना प्रेजेंट है, उसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के थोड़े थोड़े हिस्से आते हैं. और ये इस जगह को कंपाइल कर दिया जाए, एक साथ कंसिडर किया जाए, तो इस जगह को गोंडवाना कहा जाता था उस समय पे. और उस समय पे गोंड सबसे एक काफी बड़ी ट्राइब मानी जाती थी, काफी बड़ी, काफी पावरफुल और काफी फेमस ट्राइब मानी जाती थी उस टाइम की. जो वर्ड गोंड है, इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड तेलुगु वर्ड नोन एज कोंडा. तेलुगु वर्ड है कोंडा, उससे वर्ड गोंड आ रहा है. कोंडा का मतलब है हिल. ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि गोंड हिल्स पे रहते थे. देयर आर मेनी वेरियस ग्रुप्स विद इन द गोंड ट्राइब. लाइक, अब गोंड ट्राइब के अंदर भी काफी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि मुरिया, हिल मुरिया एंड बाइसन हॉर्न मुरिया. द लैंग्वेज ऑफ द गोंड्स यूज्ड टू बी गोंडी. गोंड्स की लैंग्वेज क्या होती थी? गोंडी. बट नाउ हाफ, आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलती है. ठीक है, दिस इज नॉट मच इंफॉर्मेशन ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड्स. अब गॉन्ड्स की हिस्ट्री में गॉन्ड्स की जो अर्ली हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हिस्टोरियंस के पास, बिकॉज गॉन्ड्स के टाइम तक इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका था ओरल मैनर. ठीक है, तो ओरली इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था बाय देयर जीनियोलॉजिस्ट. गॉन्ड्स के जो जीनियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था परदांस. ठीक है, गॉन्ड्स के जीनियोलॉजिस्ट परदांस कहलाते थे. और वो इनके जितने भी फेमस रूलर्स रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को सॉन्ग्स या पोएम्स के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करते थे. We get information about the Gonds from the Pardhans and the Totis, who act as records of individual Gond lineages. इंडिविजुअल गॉन्ड lineages का मतलब है कि हर एक गॉन्ड्स की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें. क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रधान्स एंड टोटीज. प्रधान्स एंड टोटीज जनरली गिव अस ओरल हिस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ओरल हिस्ट्रीज मिलती थी इनके थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स और पोएम्स. Ruins of fort that are supposed to belong to the Gond Rajas have been found the Gondwana. जो इसकी ruins हैं उसकी वजह से हमें गोंडवाना मिला है. हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो गोंड्स जो थे वो दूसरी ट्राइब से इंटरेक्शन रखते थे और इसी वजह से उनके कल्चर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं. जैसे कि गोंड्स रूलर्स जो थे वो जिस भी नए राजा से मिलते थे उसकी कुछ ना कुछ चीज सीख जाते थे और अंडरटेक कर लेते थे, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते थे. तो बेसिकली गोंड रूलर्स कॉपी करते थे उन सभी रूलर्स की लाइफस्टाइल को जिनसे वो मिलते थे. जैसे कि राजपूत. राजपूत का एक लाइफस्टाइल मेथड था कि वो राजपूत के जो राजा थे वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया करते थे. तो गोंड्स ने भी ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वो चाहते थे कि उनको भी राजपूत कहा जाए. ठीक है, गोंड्स जो थे वो बेसिकली फार्मर्स थे और वो मेजरली झूम कल्टीवेशन को फॉलो करते थे. They used to follow Jhum cultivation. They used to plow and bullocks to farm their lands. They used plows and bullocks to farm their land. Land was plentiful and individual could freely move from one settlement to another. जो lands जो थे वो काफी सारे थे और एक इंडिविजुअल एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में इजीली मूव कर सकता है. हर ग्रुप का, अब इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते थे, हर ग्रुप का एक टेरिटरी हुआ करता था और उस टेरिटरी में उसके जो मेंबर्स होते थे वो शिफ्ट करते थे, क्योंकि झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके कल्टीवेशन किया जाता है. दैट इज व्हाई
जो टेरिटरी हुआ करती थी उसके अंदर ही उसके मेंबर शिफ्ट करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह पे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो अपनी सेम प्लेस पे विलेज साइड पे वापस आ जाते थे। आज की भी बात करें तो गॉन्ड्स जो है हु लिव इन द हाई हिल कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। गॉन्ड्स अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ अभी भी कंटिन्यू करे हुए हैं। बाय द टाइम द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड डिक्लाइन, अब जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होने लगा कई सारे लार्जर गॉन्ड किंगडम्स पावरफुल होते गए और उन्होंने छोटे गॉन्ड किंगडम्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जो गॉन्ड किंगडम था गढ़कटंगा का वो सबसे लार्जेस्ट गॉन्ड किंगडम था अमंग ऑल ऑफ द गॉन्ड किंगडम्स एंड अकॉर्डिंग टू अकबरनामा गढ़कटंगा had about 70 villages and it became very wealthy and exporting elephants to other kingdoms। अब सबसे जो फेमस सबसे बड़ा गॉन्ड किंगडम था वो था गढ़कटंगा। और वो बड़ा क्यों था? क्योंकि उसमें 70,000 तो सिर्फ विलेजेस ही थी। 70,000 विलेजेस थी कहाँ पर? गढ़कटंगा में। और वो एलिफेंट्स एक्सपोर्ट करते थे दूसरे किंगडम्स में, इस वजह से वो काफी वेल्दी होते जा रहे थे। जैसे ही बड़े बड़े स्टेट्स आने लगे विद द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी ऑल्सो अंडरवेंट चेंजेस। गॉन्ड सोसाइटी की नेचर भी चेंज होने लगी। क्लासेस स्टार्टेड टू इमर्ज इन द सोसाइटी। द ब्राह्मण स्टार्टेड रिसीविंग लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलने लगी। क्लासेस भी आ गई, बन गई सोसाइटी में, मतलब कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था। गॉन्ड चीफ जो थे वो लैंड ग्रांट्स देने लगे ब्राह्मण्स को एंड नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अभी मैंने बताया था आपको वो खुद को राजपूत कहलाना चाहते थे। तो राजपूत इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द डिवीजन ऑफ गॉन्ड किंगडम्स। राजपूत का इन्फ्लुएंस गॉन्ड किंगडम्स में इजीली देखने को मिल सकता है। हर जो किंगडम था वो डिवाइडेड था काफी सारे गढ़s में। तो किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मेनी गढ़s, ईच गढ़ अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। हर एक गढ़ गॉन्ड क्लैन के कंट्रोल में हुआ करता था। The Ghats were further divided into units of 84 villages, which is 84। तो गढ़ को फर्दर डिवाइड करा था 84 विलेज के ग्रुप में, विच इज नोन एज 84। 84 को हिंदी में 84 ही कहते हैं, 84 को 84 कहते हैं हिंदी में, ठीक है। So Ghats were further divided into 84 and 84 were further divided into Barhots, which is group of 12 villages each, ठीक है। तो अमन दास जो कि एक गौंड राजा थे गढ़कटंगा के, इन्होंने अपना एक टाइटल रखा विच वाज नोन एज संग्राम शाह। इन्होंने अपने को एक टाइटल दिया संग्राम शाह। उनके एक बेटे थे, ही वाज नोन एज दलपत। दलपत मैरिड दुर्गावती। दुर्गावती वाज चंडेल राजपूत प्रिंसेस ऑफ महोबा, मतलब चंडेल राजपूत प्रिंसेस थी महोबा की दुर्गावती। तो दुर्गावती से शादी हुई दलपत की। दलपत संग्राम शाह के सन थे, बट जो दलपत थे वो बहुत ही अर्ली स्टेज में एक्सपायर हो गए, मर गए। एंड दुर्गावती जो थी वो उन्होंने दलपत की जगह पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका जो बेटा था वीर नरेन वो काफी छोटा था, ही वाज माइनर, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट हैव रूल्ड प्रॉपर्ली। सो शी स्टार्टेड रूलिंग इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड। शी वॉज एन एबल रूलर, बहुत अच्छी रूलर थी वो। बट उनके टाइम पे जो किंगडम था उसको इन्वेट किया अकबर ने, ठीक है। अकबर की फोर्सेस थी जिसको लीड कर रहे थे आसफ खान। तो आसफ खान ने अटैक किया गौंड किंगडम पे। दे अटैक गढ़कटंगा। रानी दुर्गावती रेजिस्टेड स्ट्रांगली। अब उन्होंने गढ़कटंगा पे अटैक तो किया, रानी दुर्गावती ने बहुत कोशिश की कि उसको रोका जा सके, बट अल्टीमेटली वो ओवर पावर हो गई, वो उनको रोक नहीं सकी। इसी वजह से उन्होंने खुद को मार डाला। शी किल्ड हरसेल्फ, जब उन्हें लगा कि अब वो जीत नहीं सकेंगी, वो हार जाएंगी। थोड़ी देर बाद बीर नरेन उनके जो बेटे थे वो भी लड़ते हुए एक्सपायर हो गए। मुगल्स जब डिफीट हो गए, आफ्टर द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को हरा दिया तो उन्होंने काफी सारी प्रीशियस चीजें वहां से चुरा ली और एनिमल्स भी चुरा लिए। दे annexed पार्ट ऑफ द किंगडम एंड gave द रेस्ट टू चंद्र शाह हु वाज वीर नरेन्स अंकल। अब उन्होंने उस किंगडम का कुछ पार्ट तो हासिल कर लिया, कब्जे में ले लिया, और जो बाकी बचा पार्ट था उन्होंने वीर नरेन के अंकल चंद्र शाह को दे दिया।
Despite the fall of गढ़कटंगा, the Gond kingdom survived for some time. गढ़कटंगा के खत्म होने के बावजूद भी जो गौंड किंगडम था वो कुछ समय तक चलता रहा, बट टाइम के साथ साथ वो वीक होता गया। उन्होंने उनको फिर अटैक करने आ गए बुंदेलास, मराठास, ये सारे ट्राइब्स फिर उनको अटैक करने आ गई। 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में इन दोनों ट्राइब्स ने अटैक करा गौंड क्लैन को। In the Gond society there was a decline of Raja families with the fall of Mughals. मुगल्स जैसे ही खत्म होने लगे, गौंड सोसाइटी में राजा फैमिलीज भी खत्म होने लगी। अगर हम आज की बात करें तो गौंड सोसाइटी 4 फ्रेटरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 सोसाइटीज में डिवाइडेड है गौंड सोसाइटी, विच आर सब डिवाइडेड इनटू क्लैंस, ईच विद इट्स ओन राय और चीफ। तो गौंड सोसाइटी 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है, 4 और सोसाइटीज में डिवाइडेड है, और उन सोसाइटीज को भी सब डिवाइड कर रखा है क्लैंस में। हर क्लैन का खुद एक राय है या फिर चीफ है। क्लैन के चीफ को, हेड को राय भी बोला जाता है, चीफ भी बोला जाता है। जो ये क्लैंस हैं वो वर्शिप करते हैं उनके भगवान को, और उनके भगवान का नाम है परसापेन। ये आप सभी को याद होना चाहिए कि उनके भगवान का नाम क्या है, परसापेन। कुछ केसेस में ये देखा गया है द श्राइन ऑफ दिस डाइटी लाइज विद इन द लैंड ऑफ द एंसेस्ट्रल क्लैन। कुछ केसेस में जो ये मूर्ति है इनकी डाइटी की, परसापेन की, वो लैंड के बीचों बीच होती है। ठीक है, टुडे द क्लैंस आर वाइडली स्प्रेड आउट बट दे स्टिल हैव अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग मैरिजेस एंड रिचुअल्स। आज के टाइम पे जितने भी क्लैंस हैं ये स्टैंड आउट करती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है। अब ये सिर्फ सीमित नहीं रही एक जगह तक, बट मैरिजेस और रिचुअल्स को स्टैंडर्ड करने का इनका सिस्टम अभी भी डिफरेंट है। नेक्स्ट इज अहोम्स। अहोम्स आर आसामीज, इम्पोर्टेंट आसामीज ट्राइब। अहोम्स जो है वो आसाम की बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइब है, और उन्होंने कामरूप, दारांग, नागांव, which is also earlier known as Nagaon, Sibsagar, Lakhimpur, and portions of Sadia frontier tract for nearly 600 years. तो इस पूरे एरिया पर अहोम्स ने रूल किया है 600 साल से भी ज्यादा समय के लिए। द नेम असम इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अहोम। असम का नाम भी अहोम से ही आया है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स में पाई जाती है, और वो जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है जिसमें अहोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, दे आर नोन एज बुरंजिस। क्या कहा गया है उसे, बुरंजिस। ये देखिए, वो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स को बुरंजिस कहा जाता है, जिसके अंदर कंपाइल्ड फॉर्मेट में अहोम्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज। तो वो अहोम लैंग्वेज में भी है और आसामीज में भी अवेलेबल है। द अहोम्स वर ऑफ शान ओरिजिन। कौन से ओरिजिन के थे, शान ओरिजिन, एंड दे मूव टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th century and adopted culture of the region, Hinduism. They married into the existing Assamese communities and became intermixed. जो ओरिजिनल एसामीज कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर, उनसे वो वहां पर उन्होंने शादी करी, आपस में फैमिलीज को कनेक्ट किया और वहां पर रहने लगे। जो ये अहोम्स का टॉपिक है इसको हम अभी यहीं स्टॉप करते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑफ अहोम्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।